हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, लास्ट टाइम हमने बताया हुआ था कि जो मेरा पहला लेक्चर था उसको हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया और आज ये सेकंड हिस्ट्री में सेकंड लेक्चर है। और कई विद्यार्थियों ने बड़ी प्रशंसा की, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही साथ में एक चीज़ हम बता दें कि जो हम लोगों ने ज्योग्राफी वाला पार्ट फिनिश किया, खासतौर से कॉस्मोस और अर्थ रोटेशन, और साथ ही साथ में जो है पूरा इंडियन ज्योग्राफी पूरा 25 लेक्चर में। तो छात्रों, उस 25 लेक्चर को आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा रिवीजन करना है, ठीक है, 25 लेक्चर को। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे हम करके आगे जीएस के पार्ट पढ़ते चले जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी होगी, देन हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी लगा लेंगे, ठीक है, इकोनॉमी, और उसके बाद में साइंस, इस तरीके से इसी क्रम में देन ईवीएस का पार्ट आ जाएगा, इस तरीके। और करंट अफेयर्स का पार्ट रेगुलर बेसिस पे संडे टू संडे चलता ही रहता है, ठीक है, वीकली चलता रहता है। तो उसको करना क्या है कि जो 25 लेक्चर्स हुए हैं उनको आप लोगों ने प्रॉपरली नोट कर लिया, कॉपी बना ली है। अब आप उसको क्या करेंगे, रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, कई विद्यार्थी सोचते हैं कि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा समय दें, ऐसा नहीं है। एक पेज अगर आप ओपन करते हैं 2 से 3 मिनट आपको देना रहता है, क्योंकि एक बार आपने अच्छे से लेक्चर को सुना, देन उसको अच्छे से लिख लिया, तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है छात्रों, जो भी चीजें समझने वाली होती हैं, एक चीज आप एकदम क्लियर रखिए कि जो भी समझने की चीजें होती हैं वो आप फर्स्ट लेक्चर जब आप लिखने लगते हैं या सुनते हैं उसी दौरान होता है। आप बार दोबारा जब आप तिबारा लेक्चर सुन रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, या रिवीजन कर रहे होते हैं काफी से, तो उस समय केवल और केवल आपको फटाफट रिवीजन करना होता है। अब हम आपको बता दें, कई विद्यार्थियों ने पूछा सर सिलेक्शन कब होगा। सिलेक्शन देखिए, हमारे पढ़ा देने के बाद में, आपके कॉपी में लिख लेने के बाद में नहीं होगा, ठीक है। होगा तब जब कम से कम उसको 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे। मतलब अगर आप मान के चलिए कि एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लिया फटाफट कापी पलट के, तो आपको 10% चीजें आती हैं, ठीक है, 10%, 10%। और 10% आने का मतलब हो गया कि 10 टाइम्स अगर करेंगे तो 100% हो जाएगा। अब चूंकि 10 टाइम्स करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि कारण है कि आपने लिखा भी है, तो लिखने के दौरान काफी तैयार हो गया, पूर्व नॉलेज भी है, पूर्व ज्ञान भी है आपके पास में, और साथ ही साथ में आपने एक बार लेक्चर सुना है, ठीक है। तो इन सब की वजह से लेकिन फिर भी मान के चलते हैं छात्रों कि 3 टाइम्स रिवीजन करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई जिनको मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। देखिए, मेरी क्लास की ये विशेषता ही रहती है कि मैं कुछ चीजें जो अपने मन में रहता है उनको जरूर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। और बाकी पठन पाठन का कार्य तो चलता रहता है, क्योंकि कोई ऐसा इसमें लिखी हुई बातें ऐसी नहीं है जो किताबों में इन सब चीजों में नहीं दी रहती। बशर्ते ये होता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें भी हम आपको एक समराइज फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। शिक्षक का जो गुण होता है छात्रों, वो प्रेजेंटेशन पे ही डिपेंड करता है। आप शिक्षक स्वयं बनने जा रहे हैं, ठीक है। यद्यप कई विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने जीएस पढ़ करके रखा है और वो आरओ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, लोअर पीसीएस का दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन जो की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, जो यूपी पुलिस या एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी जीएस को पाठ करते हैं। तो देखिए, जो जो भी मतलब जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप जीएस का जो पार्ट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इतना एक प्रॉपर वे में तैयार कर लेते हैं तो एज ए जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी के बेस पे आपके लिए पर्याप्त होगा, एक जानकारी के लिए, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आइए शुरू करते हैं, इसका क्या पार्ट है, कौन सी चीजें हैं, इनको फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट पढ़ा था हमने, प्राग ऐतिहासिक, जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसको पढ़ा था। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं। तो एक प्राग ऐतिहासिक था और एक आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। तो इसको देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस सभ्यता को कास्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कास्य ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण है कि सबसे पहले कांसे का ही, कांसा धातु का ही प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्योंकि मोहनजोदड़ो स्थल से, तो कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो स्थल से प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई थी। जो नर्तकी की है ये मूर्ति जो है यहाँ से मिली हुई थी, कांस्य नर्तकी की प्रतिमा यहाँ से मिली हुई थी। इसीलिए जो है इसको कास्ययुगीन सभ्यता, यानी यहाँ पर कांसे का प्रयोग बहुतायत से होता था। यद्यप और भी धातुएं प्रयोग होती थी, नीलम सील, सोना जो बाहर से आयात किया जाता है, ये सब चीजों का भी प्रयोग होता था, लेकिन प्रमुख रूप से कास्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो, लिख रहा हो, कह रहे सर मैं भूल जाऊंगा इसको, क्या गलत करने की जरूरत है, आपने अच्छे से सुन लिया, काम खत्म। अब इसको गलत करना ही नहीं है। क्यों नहीं गलत करना है, या क्यों अपना कॉन्फिडेंस डेवलप रखिए,
कई विद्यार्थी जीएस को लेकर के जैसे अपनी सब्जेक्ट में तो कमांड बना करके रखते हैं, लेकिन जीएस में उनके हाथ पांव फूले रहते हैं कि सर मैं भूल जाऊंगा, ये होगा। भाई आप एक बताइए कि क्वेश्चन भी आपका सामने ऐसे लिखा रहेगा और उसके विकल्प भी सामने लिखे। अब आप उसमें बता दिया काश युगीन, ताम्र युगीन, फला ये ऐसे करके बता दिया। तो जब हमने बता दिया कि काश युगीन सभ्यता है, कांसे का प्रयोग यहाँ पर होता था, इसीलिए काश युगीन। इसके पहले तांबे का प्रयोग होता था, तांबा पहली धातु के रूप में था, ये बात ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में हो चुकी। तो चूंकि यहाँ बहुतायत से प्रयोग किसका करते थे, कांसे का, ठीक है, तो इसीलिए इसको कांस युगीन सभ्यता कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसके पहले कॉपर का यूज होता था। बस ऐसे करके प्रिपेयर करिए, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल। और ये चीज जैसे कैसे हुआ कि अब कांसा आ गया और तांबा आ गया, अब आप यहाँ पर कंफ्यूजर तांबा लगा दें, काफा वहां पर कंफ्यूजन। इसीलिए मैंने बताया कि आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है छात्रों, ठीक है। जब आप आगे की चीजें पढ़ रहे होते, पढ़ने के दौरान मैंने देखा कि वही विद्यार्थी सफल होता है। जैसे पढ़ तो रहे आप इसका, लेकिन आपके मन में एक आ गया कि कुछ इसी टाइप का सर ने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बताया था। आप प्रीवियस वाले लेक्चर में तुरंत जाएं और तुरंत उसको कंपैरेटिवली देखें। इवन यहाँ तक कि जैसे नोट बनाते समय, मैं तो ऐसे बता देता हूँ, लेकिन नोट्स बनाते समय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना छोटा सा नोट भी कर सकते हैं। जैसे लिख दिया कि तांबा प्रथम धातु सिंधु घाटी, मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि कांसा और तांबा यहाँ पर एक कंपैरेटिवली आपका ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम इस स्थल की खोज की गई थी। तो वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ 1000 से अधिक स्थल मैंने लिख करके रखा, लेकिन 14 से उससे भी ज्यादा लगातार स्थल खोजे गए हैं, ठीक है। अब लेकिन जो सर्वप्रथम खोदा गया था वो ऐसी खुदाई हुई थी, वो हड़प्पा स्थल की हुई थी, ठीक है, हड़प्पा साइट की खुदाई हुई थी, इसलिए उसको हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी जो साइट है, ठीक है, वो राखीगढ़ है। तो ये आपको ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा स्थल जो ढूंढा गया है वो राखीगढ़, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, गुजरात वाला। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज जो अभी ये लेटेस्ट में ये डेटा जो है द हिंदू में निकला हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए पूरी चीजें हम पढ़ाने के बाद में एक चीज बता दें, अगर कोई करंट बेस पर कोई डिस्कशन होता है, कोई आर्कियोलॉजिकल डेटा वगैरह आता है, तो उसको हम अपने जो वीकली टेस्ट लेते रहते हैं उसमें जरूर इंक्लूड कर देते हैं। या कोई क्वेश्चन छूट गया, इंपॉर्टेंट है, बातें यहाँ छूट जाती तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पर पूछी जरूर जाती। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट आपके लेक्चर हैं उतने ही इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट सीरीज भी हैं। मैंने देखा है कि पता लगा 60-70 लोग 80 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली, और उसके बाद जुड़ने के बाद में भी वो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या की विषय वस्तु है। ये फिर उनको फिर मतलब वो उससे हटा रहा है कि आप इसके लायक नहीं है, ठीक है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कंपटीशन में अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम कंपटीशन में भाग लेंगे। आप इतना ही सोच लीजिए, जीतना हारना हो एक अलग बात है, एक कंपटीशन हो रहा है, इस दौड़ हो रही है कि ठीक है जो जाएगा यहाँ पर पाले को छू लेगा, और यह मतलब जो है प्रथम 10 लोग जो यहाँ पर पहुंच जाएंगे उनको हम चयनित कर लेंगे और बाकी जो भीड़ यहाँ रह जाएगी उनको हम भगा देंगे कि ठीक है अपने यहाँ जाइए और तैयारी करिए। अब आप देखिए कि आप इस लाइन में जो ये प्रैक्टिस हो रही है कि जाइए दौड़ दौड़ लगाना है और खड़े हुई है लाइन में दौड़िए, और आप इस लाइन में अगर खड़े होने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, फिर आपकी ये जो विनर की जो यहाँ पर बन रहा है कि आप कब जीतेंगे और ये होगा, ये केवल कोरी मात्र कल्पना हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ लगातार, वो भी पूरी ईमानदारी और प्रतिस्पर्धा के साथ में, स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन के साथ में, ये नहीं कि आप चल रहे हैं तो बगल में कन्नी मार दिया और ये गिर गया और आप आगे निकल गए, ठीक है, किसी की कॉपी से उठाया और 2 क्वेश्चन उठा करके जो है ले करके और उसके बाद में कहा कि ठीक है 2 मिनट बाद हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। ये सब करने वाले फिर वो फिर जब एक्चुअल में एग्जामिनेशन होगा तो उसके पहले ग्रुप ग्रुप छोड़ करके भाग जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं और प्रकट होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनको लोग जो है वो भी अपने आप में। तो इसीलिए जो भी रहे वास्तविक, अगर एक्चुअल ग्राउंड पे हैं छात्रों तो लिख करके देखिए, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। एक्चुअल ग्राउंड पे रहने की जरूरत है, एक बार छोड़िए 2-2 3-3 बार सिलेक्शन होगा, ये मैं कह के जा रहा हूँ, और निश्चित रूप से सही है। कई विद्यार्थी आप देख भी रहे होंगे, जैसे अपने साथ में है संगीता मैम है, ठीक है, संगीता राय मैम, अब उन्होंने क्या किया, दो एग्जाम में लगातार क्वालिफाई। कई विद्यार्थी हमारे साथ में रहे जो 2-2 3-3 एग्जामिनेशन पीसीएस में भी सिलेक्ट हुए, इसमें भी हुए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया होता है, बस एक्चुअल ग्राउंड पे रहने की जरूरत है।
तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट आपको पता चल गई राखीगढ़। अगर ऑप्शन में राखीगढ़ ना हो, कभी मान लीजिए पुराना क्वेश्चन बना देता है, तो आप धौलावीरा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो धौलावीरा सेकंड नंबर पे हो जाएगा, लेकिन राखीगढ़ ऑप्शन में रहेगा। तो अब थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी होता नहीं कि उठाए पुराने क्वेश्चन घीसे पीटे को लगा दिए, तो धौलावीरा आप लगाएंगे, लेकिन सेकंड नंबर मतलब दोनों एक साथ है तो राखीगढ़ ही लगेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में राखीगढ़ नहीं है तब धौलावीरा लगाएंगे। जबकि सबसे छोटी साइट की बात करें, सबसे छोटे स्थल की बात करें, तो अल्लादीनो, ठीक है, अल्लादीनो ये जो है आपका सबसे छोटा स्थल है। और सिंधु सभ्यता की आकृति की बात करें, इसका जो शेप है ये ट्रायंगुलर फॉर्म है, त्रिभुजाकार है। कैसे, आप यहाँ पे थोड़ा सा मैप मैंने बना करके रख दिया है, इसको आप देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 सूत्रकंडोर, इस ये मैप इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर त्रिभुजाकार ये स्थित बनी हुई है, ठीक है, ये आपका त्रिभुजाकार है। अब इस त्रिभुजाकार स्थित में कुछ चीजें और भी, इनको देख लेते हैं। इसी पे पहले पॉइंट पे देख लेते हैं कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि इस स्थल में अगर आप यहाँ पर देखिए तो सिंधु नदी हो गई, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, ये जो पंच नदी वाला क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। और बाद में आर्यावर्त वगैरह की स्थापना, इन आर्यों का आगमन होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे मांडा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में मांडा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। चेनाब नदी के राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो चेनाब नदी इधर से निकलती तो उसके राइट हैंड साइड पे मांडा, ठीक है। मांडा, बुरजोम, ये सब यहाँ पर बने हुए। तो जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम लोग सबसे ईस्ट पॉइंट पे देखें, सबसे पूर्वी भाग पे, तो आलमगीरपुर मेरठ यूपी के अंदर में हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये आपका हो गया। और सबसे अगर हम साउथ में देखें तो दैमाबाद है, ठीक है। तो दैमाबाद गोदावरी की एक सहायक नदी है, प्रवरा, कभी कभी गोदावरी ही दे देते हैं, समटाइम्स प्रवरा दे देते हैं, जो भी देते हैं आप इसको ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र के अंदर में दैमाबाद गोदावरी की सहायक नदी, और एक आपका पाकिस्तान से एकदम लगे हुए बॉर्डर पे बलूचिस्तान वाले पार्ट में है, ठीक है, मकरान तट पर है, सुद कांगेडो, ठीक है, ये दास्क नदी पर है, यहाँ पे मैंने लिख करके रखा है दास्क, ठीक है। तो दास्क रिवर, ये ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर है छात्रों। तो यहीं से, यहाँ से ज्यादातर व्यापार जो ईरान और इसके लिए होता था, मेसोपोटामिया, खासतौर से मेसोपोटामिया, दिलमुन की जो पहाड़ी, फारस की पहाड़ी यहाँ पर हुआ करती थी, यहाँ से व्यापार काफी हुए थे। यहाँ से नीलम, सोना, सीपी, यहाँ सबके इसके जो है कुछ मोहरे वगैरह प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में हो गया, ये आप इसको जान गए कि छोटा छोटा पार्ट की कैसे किस तरीके से बनाओ। तो एक इसको माइंड शेप में करके रखिएगा। अब देखिए, आप ज्योग्राफी पढ़ने का फायदा क्या हुआ, अब आपको एक आइडिया लग गया कि कहाँ से कहाँ तक है, तो इसीलिए मैंने बताया। और अगर अभी हिस्ट्री पढ़ के रखे हैं तो जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो पूरा पॉलिटी का जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री ही देता है। इसीलिए जो ये सीक्वेंस है, यही सब चीजों जानकारी, देखो पढ़ते सब हैं, ठीक है, सबके पास किताब है, सब पढ़ते हैं और सब यही करते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें सफल हैं और कुछ लोग सफल नहीं है। बिजनेस हर कोई कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ सफल है, कुछ सफल नहीं है। कारण है उनकी स्टाइल होती है, ठीक है। मतलब जो सफल लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई अलग काम नहीं, वही आप भी पढ़ रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, बस उनका ढंग थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो वही ढंग मेन है, और उसी पर हम लोग जब बात कर रहे हैं, इसीलिए वो टीचिंग एप्टीट्यूड है छात्रों। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि धौलावीरा सिंधु नदी, जो सिंधु सभ्यता तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित था। तो धौलावीरा जो था, इसमें ये तकनीकी रूप से जो सर्वाधिक, यानी अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर था, ये क्वेश्चन आया भी हुआ था कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो जल निकासी की सर्वोत्तम व्यवस्था, अगर कभी क्वेश्चन जल निकासी की सर्वोत्तम व्यवस्था की बात की जाए, ठीक है, सर्वोत्तम जल निकासी की सर्वोत्तम व्यवस्था तो कहाँ पे थी, धौलावीरा। इसीलिए इसको कहा जाता कि तकनीकी रूप से, टेक्निकली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सबसे ज्यादा डेवलप था, ठीक है, धौलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, यानी कि ये जो सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अर्बन थी, ठीक है, मतलब ये रूरल नहीं थी, ग्रामीण नहीं थी, ये अर्बन थी। क्योंकि यहाँ पर क्या अर्बन की क्या विशेषता होती है कि भाई रोडें बनी रहे, चौड़ी रोडें हों, ठीक है, और उस तरीके से 90 डिग्री पर कट रही हों, और मकान के भी जो है ये जो पार्ट थे, ये नहीं कि धूल वगैरह आने के लिए गेट की तरफ, पीछे की तरफ खुले हुए थे, और मकानों के किनारे किनारे नालियां हुआ करती थी, और नालियां जो है पक्की ईंटों से बनी थी, ढकी हुई थी। तो ये सब व्यवस्था कहीं ना कहीं किसकी है, नगरीय व्यवस्था की है, ठीक है। तो नगरीय व्यवस्था यहाँ पर, दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु सभ्यता, इसको आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल आपने पढ़ लिया। तो पहले लेक्चर में प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, और सेकंड लेक्चर में आप आद्य ऐतिहासिक काल के
पढ़ रहे हैं और इसी के अंतर्गत रखा जाता है। और साथ ही साथ में मेसोपोटामिया, ठीक है, इसी के साथ में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ में मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यताएं इसके समकालीन थी। तो कभी पूछा जाए इसके समकालीन कौन थी, तो जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन, ठीक है, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, ये दोनों इसी के पैरेलल थी, ठीक है, इसी के कंटेम्पररी थी। ये इंपॉर्टेंट हुआ। और एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर है कि कपास उगाने के कारण, कपास उगाते थे, यहाँ पर कपास की खेती होती थी, इसीलिए जो मिस्र सभ्यता के लोग थे वो सिंधु को सिंडन कहते थे, ठीक है। तो सिंधु को जो मिस्र सभ्यता के लोग थे वो क्या कहते थे, कपास उगाने के कारण सिंडन कहते थे, जबकि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु जो क्षेत्र था उसको मेलुहा कहते थे। जो यहाँ पर मेलुहा इसलिए कहते थे कि सूत कांगे डोर और इधर लोथल वगैरह जो यहाँ पर हो गया वो व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। तो चूंकि सबसे ज्यादा व्यापार हम मेसोपोटामिया से करते थे, तो चूंकि व्यापार केंद्र था, व्यापार का एक सेंटर बना हुआ था और व्यापार सेंटर को मेसोपोटामिया में मेलुहा कहा जाता था, इसीलिए जो सिंधु क्षेत्र था इसको मेलुहा कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान। तो सिंधु और सिंडन, मेलुहा और सिंडन, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। तो सिंडन था ये आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, जबकि मेलुहा जो है वो मेसोपोटामिया, यम फॉर मेलुहा, यम से मेलुहा और यम से मेसोपोटामिया, ठीक, क्लियर। मतलब कभी कभी कंफ्यूजन अगर होने लगे तो आप उसको ध्यान रखिएगा। तो कपास मिस्र है, ठीक है, और मेलुहा मेसोपोटामिया। अब यहाँ माँ से मिस्र भी है और माँ से मेलुहा भी है, तो कैसे कंफ्यूजन होगा, देखो माँ में एक ही मात्रा है और माँ में एक ही मात्रा, पूरा का पूरा मिल गया ना, मेलुहा और मेसोपोटामिया, ठीक है, मेलुहा मेसोपोटामिया। अब आप भूलेंगे नहीं, देखो यही कुछ क्लू होते, मैंने बताया नहीं कि छात्रों वहां पर जब एग्जामिनेशन के अंदर में होता क्या, आता वाता सबको है, सब पढ़ लिख करके रखे रहते हैं, बस होता क्या है कि जब वहां ऑप्शन देखते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब उस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए कि अगर ऑप्शन में आ गया और सचमुच में आ गया और माइंड में कहीं चला गया, यम फार से, यम से मेसोपोटामिया से, यम से मेलुहा भी था और यम से मिस्र भी है, अब हम करें तो क्या करें, इसीलिए मेसोपोटामिया मेलुहा, मेसोपोटामिया मेलुहा, ऐसे मिलते जुलते शब्द है। इन्हीं काम को, यही जो काम मैं बता रहा हूँ छात्रों, ये काम अगर आप करना सीख लिए तो लिख करके रख लीजिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। थोड़ा सा क्या है कि पढ़ने के दौरान टाइम टेकन लगता है, जैसे मैंने, देखिए इतनी बातें केवल मैंने बताया लेकिन इतना बैकग्राउंड बनाना पड़ा, तो उसके पीछे कारण क्या था, यही प्रमुख चीज है। बाकी तो मैंने बताया ना कि डेटा तो आप कोई भी किताब उठाइए तो लिखा पढ़ी लिख करके मिल ही जाएगा, गाय बजाय वहां पर। अब ये है कि ये थोड़ा सा कंपोजिट फॉर्म में होता है, ठीक है, इसका जो सिस्टम होता है मैंने बताया ना कि तरीके थोड़े से अलग किस्म के हैं, बाकी वही है। अब हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे, तो देखिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आप जान लीजिए। इसमें वो पूछते हैं कि हड़प्पा यानी खुदाई स्थल, ठीक है, जो साइट्स है, और साथ ही साथ में वो किस रिवर के किनारे है, ये क्वेश्चन, मतलब कौन सा साइट किस नदी के किनारे है, और साथ ही साथ में वहां की अगर कोई प्रमुख विशेषता है, बस यही तीन चीज पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन से। बाकी ये जो खोजकर्ता वर्ष है, ये कोई रिजिड पर्सन होगा, कोई ऐसा होगा वही लगा दे कभी, मान लीजिए ऐसा, लेकिन बाकी ये नहीं लगता। यानी आपको जो तैयार करके रखना है ये इसका रिलेशन नदी से और इसकी प्रमुख विशेषता है, तो ये प्रमुख रूप से आपको लर्न हो करके रखना चाहिए। तो आइए एक लिस्ट मैंने छोटी सी बना कर रखा है, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ ट्रिक भी बताते हैं। तो देखो हड़प्पा पे देखिए कि दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन ब्रॉड लेवल पर इसको आगे चल करके मार्टिन व्हीलर महोदय ने 1946 में किया। तो 1921 में इसकी खुदाई दयाराम साहनी महोदय ने किया, लेकिन आगे चलते बड़े लेवल पे मार्टिन व्हीलर महोदय ने किया, रावी नदी के बाएं किनारे पर। तो अब आपको ये बता दूं कि रावी नदी के बाएं और सिंधु नदी के दाएं मोहनजोदड़ो, ये वाला क्वेश्चन बाएं और दाएं करके मैंने देखा फंसा दिया, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी लर्न करके खूब रखे हैं, सबको पता हो गया, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी इसको पता हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इसी क्वेश्चन में और किसी रिवर के दाएं बाएं नहीं घुमाते, लेकिन इन दोनों, चूंकि ये मेन स्थल है हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब मेन स्थल, तो इसी मेन स्थल के पास में उन्होंने क्या किया कि बाएं रिवर है या दाएं रिवर है इस पे लगा दिया, तो रावी के बाएं, ठीक है, रावी के बाएं और सिंधु के दाएं, ठीक है। अब देखो कैसे लर्न कैसे करेंगे वो आप जान लीजिए, रावी, वी वी हुआ रावी, वी और वी से वाएं, ठीक है, रावी वाएं, वी वाएं, वी वाएं, इस तरीके से आपको लर्न करके रखना है, वी वाएं, तो रावी वाएं, तो रावी रिवर के बाएं में कौन हो गया, हड़प्पा हो गया, क्लियर हो गया। और यह है कहाँ, पाकिस्तान के पश्चिमी जो पंजाब प्रांत है वहां पर है, ठीक है, मांडगोमरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, वहीं पर।
यहाँ से क्या क्या मिला हुआ था भाई छात्रों, वो देख लेते हैं कि कुबड़ वाले सांड जो पशुपत थे उनकी शिव के रूप में पूजा की जाती है, और यहाँ के कब्रिस्तान को R37 कहा जाता था। ठीक है, तो R37 कहा जाता था। और दूसरी चीज है कि विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है कि सर विशाल अन्नागार तो मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ, फिर यहाँ से भी प्राप्त हुआ, फिर हम क्या करें। जो पूरे हड़प्पा की जो सबसे बड़ी साइट है वो विशाल अन्नागार ही है छात्रों, लेकिन कहाँ वाला, मोहनजोदड़ो का है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का है। देखो हड़प्पा 4 शब्दों का बना हुआ है और मोहनजोदड़ो 3 3 6 शब्दों का, तो बड़ा कौन हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। बस आप सिंपल जानो कि विशाल स्नानगार किसका बड़ा हो गया, मतलब विशाल अन्नागार और स्नानगार दोनों चीजें यहाँ से मिली हुई है। ठीक है, तो स्नानगार भी है छात्रों और अन्नागार भी है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे, विशाल अन्नागार, स्नानागार भी है और साथ ही साथ में अन्नागार, अन्नागार भी है। अब इसका जो अन्नागार है ये 2 लाइनों में है। ठीक है, 2 लाइनों में है और 6 के भाग में ऐसे 12 करके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट अलग है। ठीक है, काफी बड़ा है ये भी, लेकिन जो बड़ी एकदम बिल्डिंग जो कहते हैं कि एक ही बिल्डिंग हो जैसे स्टोर रूम टाइप का, वो विशाल अन्नागार जो सबसे बड़ा है पूरे हड़प्पा साइट की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है, वो मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में अगर हम लोग सेकंड नंबर पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने किया था, रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो इसको मुर्दों का टीला कहते हैं और सिंधु के दाएं रिवर पर। अब ये क्लियर हो गया क्योंकि रावी बाएं हो गया तो बाएं के बाद में दूसरा दाएं आ ही जाएगा, और पाक के सिंध प्रांत में लरकाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है, लरकाना जहाँ से जो है क्या नाम है भाई, पंजाबियों के गुरु नानक देव जी, ठीक है, वहां से जुड़े हुए। ठीक है, तो कांस्य नर्तकी प्रतिमा यहाँ से जुड़े, कांस्य नर्तकी प्रतिमा। ठीक है, कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिला। विशाल स्नानागार यहाँ की काफी बड़ी एक है विशाल स्नानागार, ये कई बार पूछा था कहाँ से विशाल स्नानागार, तो वो मोहनजोदड़ो से हो गया। विशाल नगार भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, और साथ ही साथ में यहाँ के कब्रिस्तान को वो क्या कहते हैं, वो H18 कहते हैं। तो यहाँ के कब्रिस्तान को H18 कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब उसके बाद में चनहूदड़ों की बात करेंगे तो चनहूदड़ों को औद्योगिक नगर, ठीक है, चनहूदड़ों कैसा था, ये औद्योगिक नगर के रूप में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। NG मजूमदार साहब ने जो इसको जो है खोज किया हुआ था, और सिंधु रिवर के किनारे 1931 में किया हुआ था। ये दोनों आपको पता चल गया 1921-22, ये मतलब सीक्वेंस है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। उसके बाद 1931 में यहाँ पर गुड़िया निर्माण होता था, इसका कारखाना लिपस्टिक के अवशेष प्राप्त हुए, कुत्ता के द्वारा एक बिल्ली का पीछा करते हुए उसके पदचिन्ह हुए हैं, मनके बनाने की भट्टियां मिली हुई, हड्डी की वस्तुएं, तकड़ी, ये सब मिली हुई हैं। तो इनसे सबसे ये था कि औद्योगिक नगर के रूप में डेवलप था। ठीक है, रंगपुर की बात करें तो SR बिस्ट साहब ने जो है SR राव साहब ने और माधव स्वरूप जी, इन दोनों लोगों ने मतलब जो है इसका इस स्थल की खोज की थी। 1953 में खोज हुई थी, और गुजरात के काठियावाड़ में भादर नदी के किनारे, तो रंगपुर भादर नदी के किनारे क्या मिला हुआ था, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला हुआ था। तो रंगपुर से कभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पक्की ईंटें थी लेकिन यहाँ पर सिंधु सभ्यता में, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कच्ची ईंटों का दुर्ग जो फोर्ट किला वो कहाँ से मिला है, वो रंगपुर से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और साथ में धान की खेती के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए, और मृदभांड व बाट मिला है, नापने तोलने के लिए बाट भी मिला हुआ है। लोथल की बात की जाए तो इसको पत्तन नगर के रूप में कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोथल पत्तन नगर के रूप में है, और यह सार विष्ट रामस्वरूप विष्ट साहब ने किया था। और भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा या इसको साबरमती कहते हैं, 1957 में यहाँ से अग्नि की वेदी, तो लोथल से अग्नि की वेदी, आटा पीसने की चक्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और धान की खेती के प्रमाण होते, धान यानी यहाँ पर चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं लोथल से, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखिए धौलावीरा, तो ये मैंने ड्रेनेज सिस्टम के लिए बताया था, JP जोशी, ठीक है, इसका जो स्टडी किया था वो जगपत जोशी साहब थे। और मासर और मानहर नदी, ये है गुजरात में, मासर और मानहर नदी के बीच में स्थित है। 1967 से 78 तक खुदाई हुई थी, तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित था, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। अगर हम लोग बनवाली की बात करें तो RS बिस्ट साहब ने इसकी खोज की थी, सरस्वती या रंगोई नदी इसको कहा जाता 1973 में, और भौतिक सभ्यताओं में काफी समृद्ध रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देखिए बीच बीच में जो मैं कि सबसे ज्यादा भौतिक सभ्यताओं में विकसित कौन रहा, तो बनवाली।
अब औद्योगिक नगर के तो चनहूदड़ों, तो यही आपको ध्यान रखना, औद्योगिक नगर चनहूदड़ों। भौतिक सभ्यताओं में यानी यहाँ पर सोना, नीलम, ठीक है, सोना, नीलम, सीपी, सलखड़ी, ये सब चीजें मिलती थी। तो ये जो सोना वगैरह है ये बाहर से आयात होता था छात्रों, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाइए यहाँ कहाँ से सोना आ जाएगा। तो सोना आता था बाहर से, मेसोपोटामिया से हम लोग। और साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनवाली में था कि मातृ देवी की मिट्टी व कांसे की बनी मूर्ति प्राप्त हुई थी। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मातृ देवी की जो कांसे की बनी मूर्ति है वो बनवाली से, जबकि जो नर्तकी की प्राप्त हुई थी कांसे की वो मोहनजोदड़ो। तो नर्तकी अलग है और देवी अलग है, दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बनवाली से मातृ देवी की जो है मिट्टी व कांसे बने की मूर्ति, मछली कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया, और ये कहाँ पर है? राजस्थान के गंगानगर में घग्घर नदी। तो कालीबंगा घग्घर नदी अब कई बार पूछा गया है। अमलानंद घोष और ब्रिजभाष जो है ब्रिजभाषी लाल साहब ने इसकी जो है खोज की थी 1958 में। यहाँ पर जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालीबंगा से जुते हुए जो प्लाउड फील्ड है उसको मिला, खिलौना गाड़ी मिली हुई है, और नक्काशीदार ईंटों, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कच्ची ईंट का क्वेश्चन अलग, पक्की ईंट का क्वेश्चन अलग, और नक्काशीदार ईंटों का क्वेश्चन अलग। और साथ ही साथ में जो शल्य क्रिया है, ठीक है, ये भी सिजेरियन का भी यहाँ से प्रमाण मिलता है कालीबंगा से, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रोपड़ की। तो रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा साहब ने खुदाई की थी 1958 55 से 58 के मध्य में। और ये जो है पंजाब के रोपड़ जिले में है, ठीक है। तो पंजाब का रोपड़ जो है जिला है, वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तांबा इसके पहले ताम्रयुगीन सभ्यता हो गई थी, उसके बाद में कांस्य आया है, ठीक है। यानी ताम्र को हमने किसमें लगा? पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत है। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और आभूषण भी प्राप्त हुए, तो तांबे की कुल्हाड़ी और आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। कोड दीजिए, कुछ चीजें हैं जो छोटे छोटे हैं उनको देख लेते हैं। तो कोड दीजिए, ये एफ ए खान महोदय ने सिंधु नदी के किनारे 1955 में है, ठीक है। डाबर कोड की बात की जाएगी तो माइके महोदय ने किया था 1932 में। और इसी तरीके से सुत कांगे डोर, ठीक है, ये आपने देखा होगा कि सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको ओस्टाइन महोदय ने किया था, ठीक है, ओस्टाइन महोदय ने। और दास नदी के किनारे है, सबसे पश्चिमी स्थल है, और सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया से ही होता था। 1927 में इसकी खोज हुई थी। अगला देखेंगे इसमें आलमगीरपुर, ठीक है, हिंडन नदी मेरठ यूपी के पास में जो गाजियाबाद वाला जिला है यहाँ पर है। और यज्ञदत्त शर्मा साहब ने इसकी खोज की थी 1958 में। मिट्टी के बर्तन व मनके यहाँ से प्राप्त हुए। सुरकोटदा, यहाँ से क्या हुआ? जेपी जोशी, जगपत जोशी साहब ने इसकी खोज की थी। और क्या है यहाँ पर? ताप्ती नदी के, गुजरात में ताप्ती। तो सुरकोटदा कहाँ पर है? ताप्ती नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको माइंड सेटअप करके रखना है, ठीक है। और 1972 में हुआ, यहाँ से जो मेन प्राप्त हुआ घोड़े की हड्डियों के। एक्चुअल में क्या था कि इनको घोड़े और गाय की जो वैल्यू नहीं पता थी, ठीक है, मतलब और जानवर तो पालते थे, लेकिन जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो इनकी महत्ता, घोड़े की, गाय की महत्ता को नहीं जानते थे छात्रों, मतलब इनका पालन वगैरह नहीं करते थे। तो अब ये हुआ क्या, यहाँ पहली बार मतलब पूरे इसमें जो है घोड़े का जो अवशेष प्राप्त हुआ वो ये सुरकोटदा से ही प्राप्त हुआ, और कहीं से भी घोड़े की अस्थियों के अवशेष ही नहीं प्राप्त हुए, इसीलिए सुरकोटदा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुरकोटदा ये घोड़े की हड्डियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, इसलिए आप इसको लर्न करके रखिएगा। अब हम लोग सिंधु सभ्यता की जो अब देखिए, ये तो आपने देख लिया। और एक एक छोटी सी मैं ट्रिक यहाँ पे ऐसे मेरे मन में आ गया है, तो इसको भी मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को डिस्कस कर दूं। मैं पढ़ाते समय कभी कभी ऑफलाइन में बता देता था। मैंने एक लिखा था कि हरा मोसी, हरा मोसी एक व्यक्ति का नाम है, हरा मोसी कंघी कर रहा है, ठीक है, हरा मोसी कंघी कर रहा है, एक लिख दिया। और नीचे लिख दिया लोभ करने से रोष होता है, ये दो चीजें बता दिया, ठीक है, रोष होता है। अब हा से क्या हो गया? हड़प्पा। यहाँ मैंने देखा कि हा से हड़प्पा, ये ट्रिक है एक प्रकार की छोटी, क्योंकि होता क्या कि जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं, उनके लिए। तो हड़प्पा। रा से क्या हो गया? रावी नदी के किनारे हो गया। ये मुंह से मोहनजोदड़ो, और ये किसे? सी से सिंधु नदी के किनारे हो गया। का से क्या हो गया? कालीबंगा। और घा से घग्घर नदी के किनारे हो गया। लो से क्या हो गया? लोथल, ठीक है। भा से भगवा नदी के किनारे हो गया। रो से क्या हो गया? रोपण। और सा से क्या हो गया? सतलज नदी के किनारे हो गया।
तो हम ये कहते हैं एक छोटा सा पार्ट जो हाईलाइटेड साइटें हैं वो कम से कम आपकी तैयार हो जाती हैं। हरा मूसी कंघी कर रहा है तो लोभ करने से रोष होता है या रोष पड़ता है। तो हा से हड़प्पा, रा से रापी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, का से कालीबंगा, घा से घग्गर, लो से लोथल, भा से भगवा रिवर और रो से रोपण, सा से सतलज। तो एक छोटा सा पार्ट आपका ये गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक विशेषताएं खासतौर पे उन्होंने भारतीय संस्कृति में इसी पे फोकस किया है, इसलिए ये पार्ट आपका जरूरी। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पर्दा प्रथा कई बार आता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पर्दा प्रथा थी निश्चित रूप से, वेश्यावृत्ति थी, वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, प्रोस्टिट्यूट तो प्रोस्टिट्यूशन भी था, बताइए छात्रों। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या था कि मातृ सत्तात्मक परिवार ये भी हुआ करते थे, मतलब यहाँ पर जो मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई थी और हमेशा इस तरीके से मूर्तियां प्राप्त हुई और जहाँ जहाँ पर तो इससे फिर लगा कि मतलब जो है यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती है और मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। कहीं पर कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला, लेकिन इसी आधार पर जो है एक इसको व्यक्त किया गया। स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे, जो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे। साथ ही साथ में शिकार व मछली पकड़ना मनोरंजन के साधन के रूप में, प्रमुख साधन के रूप में था, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ से बर्तन, मुहर, मूर्तियां, ठीक है, मटके, उसके वर्गाकार और आयताकार ताबीज में, ये सब इन सब चीजों के बनाने में, ये इन सब के निर्माण में कुशल थे, ठीक है। इनके सबके निर्माण में, ताबीज के निर्माण में, यहाँ पे लिख देंगे ताबीज के इत्यादि के निर्माण में, ठीक है, इत्यादि के निर्माण में कुशल थे। तो ये कुशलता इसमें हासिल थी। नगरों तथा घरों का जो विन्यास है इसके लिए ग्रिड पद्धति, ऐसे ग्रिड नहीं होती गोल गोल, इस तरीके से ग्रिड पद्धति का अपनान किया, मतलब अपनाए हुए थे। और पुनर्जन्म में विश्वास, तो पुनर्जन्म में विश्वास ये काफी महत्वपूर्ण है, एक बार आया हुआ है। और पीपल वृक्ष की, ऐसे वृक्षों, सभी वृक्षों की पूजा लगभग करते थे, लेकिन पीपल वृक्ष की सर्वाधिक पूजा की जाती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूत प्रेत में विश्वास करते थे, जादू टोना में, ताबीज, इन सब चीजों में विश्वास करते थे, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के प्रवृत्तियों के, मतलब जो यहाँ पर ऐसे जो प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति थे यहाँ पर उपस्थित थी, यानी दोनों चीजें उपस्थित थी। और साथ ही साथ में देखा जाए तो भवन के दरवाजे, खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर जो है खिड़की खुल, मतलब खिड़की के रूप में खुलते थे। सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी ध्यान रखना है। पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियां बनी हुई थी, ये सब मैंने बता दिया। साथ ही साथ में दशमलव स्केल का प्रयोग होता था, तो ये चीज है कि दशमलव स्केल का प्रयोग, तो जो दशमलव स्केल था यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता में क्या दशमलव स्केल का प्रयोग होता था। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे लोग ये बाद में सोचते कि भाई ये तो बाद में हुआ आर्यभट्ट महोदय, लेकिन दशमलव स्केल का प्रयोग होता था। साथ ही साथ में बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, जो बार्टर सिस्टम था, ठीक है, इसका प्रयोग करते थे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। इनकी जो लिप हुआ करती थी, चित्रात्मक जिसको कहते हैं, तो ये पिक्टोरियल लिप हुआ करती थी, यानी इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोरियल थी। अब पिक्टोरियल का मतलब हो गया कि जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब ये चित्र बना बना के, जैसे आपने देखा नहीं कि अगर मैंने आपसे पूछा तो ऐसे हाथ जोड़ लिया तो नमस्ते, फिर पूछ ली चाय भेज दिया तो इसका मतलब आपने चाय पिया, फिर दुखी, फिर खुशी, फिर ये क्या है, ये पिक्टोरियल। तो ऐसी लिपि का पहले प्रयोग हुआ करता था। और जबकि मेसोपोटामिया की जो लिपि हुआ करती थी वो कीलाक्षर थी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलाक्षर थी, और जबकि यहाँ पर जो है जो सिंधु सभ्यता का था वो कहाँ पे, वो लिपि जो है चित्रात्मक या पिक्टोरियल थी। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं अगला पार्ट कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर पाए गए, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में मंदिर पाए जाते थे छात्रों, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में एक भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से मूर्तियों के अवशेष तो प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर मंदिरों का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये कई बार पूछा है क्या इस समय लोहा आया था, नहीं। तो मैंने बताया लोहा तो आगे चल करके जब वैदिक काल आ जाता तो वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आता है, यानी लगभग 1000 BC के आसपास में, तब जाकर के प्रयोग होता है, ठीक है। तो मुख्य व्यवसाय इसका कृषि व पशु, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, कृषि, एग्रीकल्चर मेन था। उसके बाद में पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय के रूप में था। और प्रमुख रूप से जो प्रमुख फसल के रूप में हुआ करती थी वो जौ हुआ करती थी, ठीक है। जौ है, धान है, गेहूं है, ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख रूप से जौ, धान इस प्रकार की जो है फसलों के प्रयोग होते थे। ये जो छात्रों जो है वो खासतौर से वैदिक में आ जाता है जौ। यहाँ पर चावल की खेती के साक्ष्य, ठीक है, इसको यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ पर चावल, प्रमुख रूप से चावल, और इसके अतिरिक्त भी जो अगर देखा जाए तो जौ, गेहूँ, यहाँ पर जौ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जौ, गेहूँ, ठीक है, जौ, गेहूँ, कपास, मटर, राई, खजूर, इनकी सबकी खेती। तो चावल की खेती के बहुत सारे साक्ष्य मिले। तो प्रमुख रूप से इनका प्रमुख, और आज भी अगर देखा जाए तो भारत की जो मुख्य फसल है छात्रों, जैसे फसल में तो गेहूं, चना, मटर, कपास, बहुत सारी चीजें हैं, चावल हैं, ठीक है, लेकिन जो भारत की मुख्य फसल है वो चावल ही है। और उस समय भी मुख्य रूप से जो शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो चावल मुख्य रूप से खेती के रूप में कई जगह इसके साक्ष्य भी मिले हुए हैं। और सर्वाधिक व्यापार की बात की जाएगी तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से सबसे ज्यादा व्यापार हुआ था, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग इसको मेलुहा कहते थे, ये मैंने आपको बताया था। माप तौल की जो इकाई हुआ करती थी वो 16 के अनुपात, यानी 16, 32, ठीक है, 64, इसके अनुपात में हुआ करती थी, ठीक है। ये मन मन के रूप में 16 के मतलब जो है अनुपात में होते, आज भी मन होता है। और दूसरी चीज है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त, जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ था, मैंने बताया था कि हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो, दोनों जगह से वहां पर 12 खानों वाला प्राप्त हुआ था, और यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई वो मोहनजोदड़ो के अन्नागार से। और इस सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या था, यहीं पर यह समाप्त हो रहा है कि सभ्यता का पतन, मैक्स मूलर कहता है, बहुत सारे विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कारण बताए कि आर्यों का आक्रमण हो गया या ये हो गया इस तरीके से, लेकिन जो मैक्स मूलर ने बताया लास्ट में कि जो सबसे ऑथेंटिक कारण माना जाता है कि सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण था वो नदियों में आई हुई बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदाएं और नदियों में जो आई हुई बाढ़ थी, ये सभ्यता के पतन के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार थी। तो छात्रों, इस तरीके से ये हमारा लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। और आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इस लेक्चर को देखते हैं, वो जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ठीक है, एक कमेंट जरूर करें। और अगर अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो लाइक, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, फीडबैक मिलता है, और जो शिक्षक होता है उसको थोड़ा सा बूस्टअप, क्योंकि डायरेक्टली तो क्या होता है कि शिक्षक को डायरेक्टली तो नहीं बोला जा सकता सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा, लेकिन जहां पर इनडायरेक्टली फीडबैक देने की बात आती है तो जरूर फीडबैक देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फीडबैक देने से क्या होता है कि धीरे धीरे करके कोई इस दुनिया में पूर्णता की ओर नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते हुए और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। या अगर मान लीजिए अगर अच्छा चल रहा है तो एक प्रोत्साहन मिल जाता है कि नहीं, अच्छा हो रहा है तो और अच्छा किया जाए। थैंक यू।